देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर संसद के विशेष सत्र की शुरुआत आज से हो रही है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने बुलाई थी एक हाई प्रोफाइल बैठक, बताएंगे जिस बैठक में कौन कौन से इंडिया गठबंधन की पार्टियां पहुंची दोस्तों, और तृणमूल कांग्रेस को लेकर क्यों नाराज हो गए राहुल गांधी। और फिर उद्धव ठाकरे ने बोला कि मैं खुद बात करूंगा, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए खतरनाक खेल खेलने के आरोप, और बताएंगे कैसे असम की बात बताते हुए राहुल गांधी ने बताया कि कैसे कई सीटों का समीकरण ही बदल डाला गया दोस्तों। बताएंगे डिटेल क्या है पूरी अपडेट, कैसे 29 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र को 22 में बदल दिया गया दोस्तों, यानी मुस्लिम समाज के लोगों की सीट की संख्या भी कम कर दी गई। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बताएंगे तमिलनाडु के कोने कोने में काला झंडा लेकर लोग मैदान में उतरने वाले हैं विरोध जताने के लिए दोस्तों। दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे हैं, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराकर देश के विपक्ष के जीतने की सारी संभावना को खत्म करने की बड़ी साजिश चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का कार्ड खेला था दोस्तों, और महिलाओं के लिए आरक्षण की बातें की थी। कांग्रेस पार्टी तब से बोल रही है कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि वो 2029 से लागू करेंगे। लेकिन अब अचानक से महिला आरक्षण को लागू करने के नाम पर देश के अंदर परिसीमन को थोपा जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि अचानक से 3 दिनों का कार्यक्रम बुलाया जाता है, यानी 16 तारीख आज से संसद के सत्र की शुरुआत होगी, और 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख 3 दिन के अंदर बिल पास कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन का बिल पास कराने की एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। इस मामले को लेकर संसद की विपक्षी दलों की हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई जाती है दोस्तों। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इसमें सारी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद थे, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और जयराम रमेश हो, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से रमाशंकर राजभर और सनातन पांडे मौजूद थे। डीएमके की ओर से टीआर बालू मौजूद थे, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मौजूद थे दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सगारिका घोष मौजूद थी, और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव खुद इस बैठक में मौजूद थे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और अरविंद सावंत दोनों बैठे हुए थे। एनसीपी शरद पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले मौजूद थी। आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के नेता संजय सिंह मौजूद थे दोस्तों, और विपक्ष के कई और बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस हाई प्रोफाइल बैठक को संबोधित कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान फैसला लिया गया कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाने जाने की भाजपा की रणनीति का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह थी कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को लेकर सगारिका घोष ने बताया कि हमारे सारे सांसद 3 दिनों तक मौजूद नहीं रह सकते हैं, हमारे कुछ ही सांसद दिल्ली आ सकते हैं, यानी 8-9 सांसद रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। जबकि लोकसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद है दोस्तों, और राज्यसभा में भी 8 के आसपास सांसद है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सारे सांसदों को मौजूद रहना चाहिए, उनके पास अच्छा खासा नंबर है। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी केवल 8-9 सांसदों के आने की बातें बोल रही थी। इस पर राहुल गांधी भड़क जाते हैं, और राहुल गांधी साफ शब्दों में बोलते हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टी के सांसद मौजूद नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फायदा पहुंच जाएगा, और ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बात हो जाएगी दोस्तों। और डीएमके के नेता टीआर बालू ने इस बात का समर्थन किया और कहा राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं, चुनाव तो हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर जगह होते रहते हैं, लेकिन ये देश की बात है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। सारे सांसदों को टाइम निकालकर चुनाव प्रचार से टाइम निकालकर आना ही पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने सगारिका घोष ने कहा था कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए हमारे सांसद नहीं आ सकते, जिस पर राहुल गांधी भड़क रहे थे दोस्तों। फिर शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने कहा कि हम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करेंगे और सारे सांसदों की मौजूदगी को सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी ने इस बात की तारीफ की दोस्तों। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा कि चुनाव से बड़ी चीज होने जा रही है, और ये काफी गंभीर बात है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पूरा पुर्जा खोलकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जो अपडेट है वो ये कि मीटिंग के अंदर किन मामलों को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों, राहुल गांधी ने इस बात के पूरे संकेत दे दिए हैं। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी खतरनाक योजना में से एक योजना पर काम कर रही है। 2029 के चुनाव के लिए सभी लोकसभा सीटों का अपना फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी हेरफेर कर रही है। प्रस्तावित विधेयक यानी जो परिसीमन की बात कही गई है, ये संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हटाने का एक पूरा मामला है, यानी परिसीमन आयोग का गठन बीजेपी करेगी, और आयोग में उसके अपने लोग बैठेंगे, और अपने हिसाब से बीजेपी तय करेगी कि कौन सी सीट किस तरीके की होगी, कि सीट पर कैसी बाउंड्री होगी, कौन से समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में होंगे, कौन से समुदाय के लोग कम संख्या में होंगे। और बीजेपी ने असम के अंदर भी कुछ इसी तरीके का किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है दोस्तों, इन्होंने असम के अंदर 2023 में परिसीमन करवाया था। और यहाँ पर अगर आप 23 के परिसीमन को देखेंगे तो असम में कुछ सीटें ऐसी है जहां पर 25 लाख मतदाता है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर केवल 8 लाख मतदाता है। कुछ सीटों पर 12 विधानसभा क्षेत्र है, यानी एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और कुछ ऐसी सीटें हैं लोकसभा
लोकसभा की, जिसके अंतर्गत केवल 6 ही सीट आती है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि चुनाव आयोग पर कब्जा करने के बाद प्रधानमंत्री को विश्वास है कि परिसीमन का जो आयोग बनाया जाएगा उसको भी कब्जा कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। परिसीमन एक पारदर्शी नीतिगत ढांचे पर आधारित होना चाहिए, यानी सबको पता होना चाहिए कि परिसीमन किस नियम के तहत, किस लॉजिक के तहत किया जा रहा है, वरना अपने हिसाब से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की बाउंड्री बना ली जाएगी दोस्तों, जिससे कुछ समुदाय विशेष के लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनकी ज्यादातर सीट बना दी जाएगी। दोस्तों असम को लेकर दावा किया जाता है कि असम में 2023 के परिसीमन से पहले 29 ऐसी सीटें थी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिसे माना जाता था, यानी मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी, लेकिन बीजेपी सरकार के परिसीमन के बाद केवल ऐसी 22 सीटें बची जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी दोस्तों, यानी 7 सीटें मुस्लिम समाज के लोगों की प्रभुत्व वाली यानी उनके मजबूती वाली कम हो गई। क्या उसी तरीके की खतरनाक साजिश लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर किया जा रहा है? राहुल गांधी ने असम का एग्जाम्पल देते हुए, तस्वीर दिखाते हुए पूरे मामले पर जोर शोर से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण पर चर्चा का कोई विषय है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये लोग महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कराना चाहते हैं। 16 अप्रैल को यानी आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें सरकार कुछ संशोधन लेकर आएगी। इसके पहले मोदी सरकार खुद महिला आरक्षण के लिए एक रोड मैप बनाया था जिसमें कहा गया था कि पहले 2027 के अंदर जातीय जनगणना करवाया जाएगा, यानी जातिगत जनगणना कराया जाएगा। इसके आधार पर परिसीमन को लागू करेंगे और तब जाकर महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने 2024 के चुनाव से ही लागू करने की मांग की थी लेकिन तब बीजेपी की सरकार ने इसको टाल दिया था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के नाम पर बिना परिसीमन के ये नियम लागू करना चाहती है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जब कहा था तब बीजेपी ने बात नहीं सुनी और अब बिना जनगणना के बीजेपी महिला आरक्षण लागू करने की बातें कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों की सीट क्यों बढ़ाई जा रही है? 850 सीट का मतलब भी यही है कि परिसीमन दोबारा से किया जाएगा, यानी सीट की बाउंड्री अलग अलग तरीके से दिखाई जाएगी, बनाई जाएगी। तो ये साफ तौर पर बिना जनगणना के ऐसा करना कहीं ना कहीं देश के विपक्ष के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि हम मांग करते हैं कि 27 में जो जनगणना होने वाली है जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। उस जनगणना के आधार पर महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। आप लोग की क्या राय है? पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। योगेंद्र यादव ने भी कहा कि इस तरीके का परिसीमन खतरनाक दिशा में देश को लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में सरासर अन्याय हो रहा है और आप देश की दीर्घकालिक सुरक्षा यानी लंबे समय तक अगर देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस तरीके की चीजों से बचिए। मीटिंग के दौरान योगेंद्र यादव भी मौजूद थे दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर भाजपा सरकार की मानसिकता कितनी खराब है दोस्तों, इसे लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। अपडेट यह है कि बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक यानी दोनों कानून, महिला आरक्षण वाला और परिसीमन वाला, लोकसभा के अंदर कार्य प्रक्रिया और संचालन नियम के 66 के प्रावधान को निलंबन करने का प्रस्ताव भी लेकर आएगी। यानी इसका मतलब यह है कि बीजेपी चाहती है कि दोनों के दोनों कानून अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पास हो जाए, यानी महिला आरक्षण पर वोटिंग हो और साथ में परिसीमन विधेयक पर भी वोटिंग हो, दोनों एक साथ पास हो जाए। यानी अलग अलग वोटिंग कराएंगे तो महिला आरक्षण तो तुरंत पास हो जाएगा, परिसीमन वाली बात फंस जाएगी दोस्तों। और परिसीमन पर पुरजोर तरीके से विरोध में मैदान में विपक्ष खड़ा हुआ है और भाजपा परिसीमन को महिला आरक्षण की आड़ में जैसे तैसे पास कराने की सोच रही है। इसलिए नियम 66 के प्रावधानों को भी हटाया जा रहा है, यानी दो विधेयक को एक साथ जोड़कर पास कराने की एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। और पूरे मामले पर भाजपा सरकार की मानसिकता क्या है ये खुलकर इन सारी बातों से सामने आने लगा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ योगेंद्र यादव ने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि कैसे ये एक खतरनाक चीज है और दक्षिण के राज्यों के साथ एक धोखा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के विधेयक प्रस्तावित परिसीमन से लोकसभा में राज्यों के अंदर जो सीटें होने वाली है उससे कई राज्यों के साथ एक बड़ा धोखा होगा। उन्होंने कहा कि हारने और जीतने वाले राज्यों का राजनीतिक पैटर्न बीजेपी की कमजोरियों और ताकत वाले क्षेत्र से लगभग पूरी तरीके से मेल खाता है, यानी जहां पर भाजपा मजबूत है वहां पर सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ाई गई है और जहां पर भाजपा कमजोर है वहां पर सीटों की संख्या कम की गई है। सबको पता है कि दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल है दोस्तों और इसीलिए दक्षिण भारत के अंदर सीटें कम हुई है और उत्तर भारत के अंदर सीटें बड़े स्तर पर बढ़ाई गई है और जनसंख्या इसका आधार बताया गया है। लेकिन जनसंख्या के नाम पर दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में अन्याय नहीं किया जा सकता। 850 टोटल सीट होने जा रही है लोकसभा के अंदर और इस 850 में से 815 राज्यों के अंदर सीट होगी दोस्तों और 35 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होगी। 2011 की जनगणना के अनुपात के अनुसार ये सीटें आवंटित की जाएगी और अगर 2011 के जनगणना को आधार बनाया जाएगा तो 2001 से 2011 के बीच में जो कुछ बदला है दोस्तों उसमें दक्षिण के राज्यों के अंदर जनसंख्या कम हुई है जबकि उत्तर भारत में बड़ी तेजी
से बढ़ी है और ऐसे में उत्तर भारत को ज्यादा सीटें देने का कारण ज्यादा आबादी बताई जा रही है, जो काफी खतरनाक खेल है। केरल को लेकर बताया गया कि केरल को 3 एक्स्ट्रा सीटें मिलेगी, जबकि अगर सारे राज्यों को बराबर सीटें मिले दोस्तों, यानी 2001 का जो अभी वाला चल रहा है सिस्टम, उस आधार पर मिले तो केरल को 31 सीटें मिलनी चाहिए, यानी 8 सीटों का नुकसान तो अकेले केरल को हो रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 125 सीटें उत्तर प्रदेश को होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को 138 सीटें दी जाएगी, यानी 13 सीटों का फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। तमिलनाडु को 11 सीटों का नुकसान है, केरल को 8 सीटों का नुकसान है, आंध्र प्रदेश को 5 सीटों का नुकसान है, उड़ीसा को 4 सीटों का, तेलंगाना को 3 सीटों का नुकसान है, पश्चिम बंगाल को 3 सीटों का, कर्नाटका को 2 सीटों का, पंजाब को 1 सीटों का नुकसान होगा। दिल्ली जहां बीजेपी सारी सीटें जीती है दोस्तों, उसे 5 सीटों का फायदा। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, उसे 5 सीटों का फायदा। राजस्थान को 8 सीटों का फायदा, बिहार को 9 सीटों का और उत्तर प्रदेश को 13 सीट, यानी जहां जहां बीजेपी का दबदबा है वहां पर जोरदार तरीके सीटों का फायदा मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी 543 सीटों का 33% आरक्षण आज लागू करे, हम उनका साथ देंगे, लेकिन बिना जनगणना के महिलाओं की सीट आरक्षित करना उनकी सीट कम करने की कार्रवाई है और महिलाओं के साथ एक विश्वासघात है। बिना जनगणना के परिसीमन राज्यों के साथ एक धोखा है। हम बीजेपी को संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, यानी महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे लेकिन परिसीमन का विरोध करेंगे। लेकिन भाजपा वाले चाल चल रहे हैं दोस्तों और दोनों कानून को साथ में जोड़कर लेकर आ रहे हैं, यानी अलग अलग वोटिंग नहीं होगी और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए और दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर रवीश कुमार ने भी आंकड़े देते हुए बताया कि क्यों बीजेपी की सरकार अभी के सीटों के आधार पर महिला आरक्षण नहीं दे रही है दोस्तों। यानी अगर 543 जो अभी की लोकसभा की सीटें हैं उसमें बीजेपी 33% महिलाओं को आरक्षण दे तो 181 सीटें रिजर्व हो जाएगी, यानी 181 सीटें महिलाओं की हो जाएगी और पुरुषों के लिए केवल 362 सीटें बचेगी, जिससे भाजपा के जितने भी नेता है, खासकर जो लोकसभा में चुनकर आते हैं दोस्तों, अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं, सीटें कम होने पर उनके टिकट कटने के चांस बढ़ जाएंगे और इसीलिए वे लोग भाजपा के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए भाजपा सीटों की संख्या बढ़ा रही है और 850 कर दिया गया है बढ़ाकर। महिलाओं को 283 सीटें मिल जाएगा और आदमियों के लिए 567 सीटें रहेंगी, तो आदमियों की सीटें बढ़ जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा के पुरुष नेता नाराज नहीं होंगे। रवीश कुमार की ये बात भी एकदम सही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सीएजी की एक रिपोर्ट आती है दोस्तों। 2026 के अनुसार ये जो रिपोर्ट आई है, 15 मंत्रालय के ग्रांट से जुड़े हुए 33,973 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है, यानी मंत्रालय ने पैसा कहां खर्च किया है इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। 54,000 करोड़ रुपए के खर्च का कुछ अता पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, यानी पैसा कहां उपयोग किया गया है इस बारे में नहीं बताया गया। पिछले 3 साल में तकरीबन 38,287 करोड़ रुपए से जुड़े यूसी लंबित है, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जबकि कुछ मामले 1985 से लगभग 40 साल पुराने अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे। ये स्थिति सिस्टम के गंभीर लापरवाही और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर सवाल को जन्म देता है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाने वाले नेता राघव चड्ढा को आखिरकार बीजेपी की तरफ से कुछ फायदे पहुंचाने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राघव चड्ढा को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है, यानी जेड सुरक्षा में अब ये घूमेंगे और क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले कर रहे हैं और इसीलिए इनको ये सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले उन्हीं को सुरक्षा देते हैं जो भाजपा के लिए अपनी बातें बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले शब्द यूज करते हैं। साथ साथ दोस्तों राघव चड्ढा आजकल भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर राघव चड्ढा के पुराने पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे ही होंगे दोस्तों। ऐसे में जालंधर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता रहे राघव चड्ढा को हटाकर जो नए उपनेता बनाए गए हैं, डिप्टी लीडर बनाए गए हैं राज्यसभा के अशोक मित्तल, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है दोस्तों और छापेमारी करते हुए उनको परेशान करने की कोशिश की गई। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई की बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टाइल करार देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनाव नजदीक आ गए हैं और इसीलिए छापेमारी हमारे नेताओं के ऊपर शुरू हो गई है। इसका मतलब 2027 का पंजाब के विधानसभा चुनाव का बीजेपी का अभियान शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि हमारे राज्यसभा के सांसदों के ऊपर छापेमारी करनी शुरू कर दी है। पंजाब की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी को इस बार फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। पंजाब में वैसे भी बीजेपी का कुछ अता पता नहीं है दोस्तों, लेकिन भाजपा को लग रहा है कि
इस तरीके के एक्शन लेकर आम आदमी पार्टी को कमजोर कर देंगे और विपक्ष को आपस में डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ईडी की कार्रवाई जो अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में चल रही है और उसके पैरेलल में अब शुरू हो चुका है पंजाब के अंदर खेल, क्योंकि 27 में पंजाब में भी चुनाव है। तो ये कड़ियां किस ओर जा रही है दोस्तों और कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, ये खुलकर बातें सबके सामने आ गई है। सबको पता है जहां होंगे चुनाव वहीं पहुंचेगा ईडी, सीबीआई, आईटी और सरकारी एजेंसियों का पूरा गुट। साथ साथ दोस्तों अमित शाह को तड़ीपार बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तड़ीपार अमित शाह अब वह खुलेआम हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, यानी हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 23 और 29 अप्रैल को अपने घर से बाहर ना निकले, ये हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कि अगर अमित शाह अपने दावे आधे भी काबिल है, यानी अपने दावे पर आधा भी काम कर पाते हैं, तो नतीजे घोषित होने के बाद उन्हें पूरे केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ में बंगाल में सिर्फ 1 घंटे के लिए रहना चाहिए। यह कोई धमकी नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है बीजेपी की शर्मनाक हार और अमित शाह के दुम दुबाकर दिल्ली भागने की भविष्यवाणी है। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह को भी चेतावनी देते हुए अभिषेक बनर्जी खुलेआम बंगाल में रहने की बातें बोल रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी रहते हुए दोस्तों हर जगह कुछ न कुछ ऐसी खबर आ जाती है जिसे लगता है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद से लगातार धमकियां लोगों को मिल रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष और बीजेपी की वरिष्ठ नेता कई बार केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है दोस्तों। और एक ईमेल आया है जिसमें आयोग ने दिल्ली स्थित दफ्तर में 14 आईईडी बम लगाने और दोपहर 1:15 पर बम फटने की बात कही है। हालांकि टाइम ओवर हो चुका है, सब ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये धमकी बाजियां जो लगातार चल रही है, कभी स्कूल को धमकाया जाता है, कभी पुलिस थानों में धमकियां आ रही है, और खासकर आप दिल्ली के आसपास में देखेंगे तो ये क्या एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है दोस्तों। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय आखिर कर क्या रहा है? क्या वो पूरा नेटवर्क नहीं तोड़ सकते कि कहां से धमकियां दी जा रही है और कैसे आम जनता से लेकर एक सांसद, केंद्रीय मंत्री तक को ऐसी खुलेआम धमकियां दी जा रही है। साथ साथ नोएडा में अपनी इनकम बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। ऐसे में आरजेडी की 2 प्रवक्ताएं जिसमें प्रियंका भारती और कंचन यादव है, उन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये वीडियो था जिसमें पुलिस एक आम आदमी को पीट कर जीप में भर रही थी। बाद में जो दावा किया जाता है कि ये नोएडा की तस्वीर है, ये गलत था दोस्तों, क्योंकि ये पुराना वीडियो था, इसका नोएडा से कोई लिंक नहीं था। और ये वीडियो शेयर किया आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव ने, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर हरियाणा के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर जारी आरक्षण अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए सीटें आरक्षित करने संबंधित 10 अप्रैल की अधिसूचना को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप सीमित रहता है। पंचकुला निवासी उषा रानी सहित अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका में अधिसूचना को असंवैधानिक और अधूरा बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। जस्टिस विकास बहल और जस्टिस रोहित कपूर की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। हरियाणा के नगर निगम के चुनाव को लेकर जारी आरक्षण अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, यानी एससी आरक्षित सीटों को चैलेंज किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि राज्य सरकार ने केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों को अधिसूचित किया है, जबकि अन्य श्रेणी वर्ग यानी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और इसीलिए चैलेंज किया जा रहा है। अब देखते हैं कोर्ट में सरकार का क्या रुख होता है और क्या भाजपा सरकार वाकई इस पूरे मामले पर अधिसूचना को बचाने के लिए मैदान में कूदेगी या मामले को टाल मटोल करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका कांग्रेस के विधायक टीबी जयचंद्र बुधवार को भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यात्रा को अपने जीवन के लिए एक बहुत खास और महत्वपूर्ण बताया। टीबी जयचंद्र ने कहा कि लंबे समय से इस पवित्र स्थान पर आने की उनकी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो गई। कुल मिलाकर लगभग 13 से 14 विधायक अयोध्या पहुंचे और दर्शन करने के लिए पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और इसके बाद कर्नाटका के प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगी राज ने जो मूर्ति बनाई थी भगवान राम की मूर्ति दोस्तों, उसका दर्शन उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा पूरी हुई है। दरअसल कर्नाटका आए हुए थे कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कर्नाटका में मंत्रिमंडल के विस्तार की मांग लगातार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आला कमान से बातचीत करने के बाद वापस कर्नाटका लौटने से पहले उन्होंने कहा कि एक बार अयोध्या चलते हैं और अयोध्या में जाकर मंदिर के दर्शन करते हैं। और इसके बाद वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस पर अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी आस्था रखते हैं और इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। साथ साथ दोस्तों नीतीश कुमार के बाद अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी नए सीएम को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्ञान की भूमि बिहार की को चाल चरित्र और चेहरा
चेहरा का दावा करने वाली बीजेपी की ये पहली सौगात है। यानी बिहार की आम जनता जो विकास का राह देख रही है, उनको विकास तो मिला नहीं, लेकिन भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को लाकर यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जो 7वीं पास है और बाकी आगे की डिग्री उसकी रद्द हो चुकी है। नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया दोस्तों, जिसे लेकर अब पूरी तरीके से भाजपा के खुद के जो कार्यकर्ता है और जो विपक्ष के लोग हैं दोस्तों, दोनों के दोनों सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़े हैं। और इस मामले पर प्रशांत किशोर ने भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसका चाल चरित्र चेहरा तीनों ही चर्चा का विषय है, क्योंकि जेल के चक्कर काट चुका है ये व्यक्ति सम्राट चौधरी दोस्तों। और कई हिंसा के मामले को लेकर एफआईआर में नाम भी आया था। उसके बाद डिग्री को लेकर भी बताया गया कि डिग्री एकदम फर्जी है। और डिग्री तो छोड़िए दोस्तों, कम से कम कुछ शब्द बोलने आते तो लगता कि इतने दिन से पावर सर्कल में है, बड़े बड़े पोस्ट पर है, मंत्री है तो कुछ जानते भी होंगे, लेकिन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लोगों के लिए। साथ साथ ईडी ने आईपैक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले फर्म आईपैक के कई सारे लोगों पर कार्रवाई की है दोस्तों। जांच के सिलसिले में प्रतीक जैन के भाई पुलकित जैन और पत्नी बारबी जैन को 15 अप्रैल को दिल्ली स्थित कार्यालय में तलब किया गया है। 13 अप्रैल को कंपनी के डायरेक्टर और 33% शेयर धारक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी मुख्यालय जांच इकाई ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत गिरफ्तारी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही यानी चुनावी रणनीति की जब सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आईपैक जैसे संस्थानों के बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है दोस्तों। कार्रवाई हो नहीं रही, ये कोई संयोग नहीं है, साफ तौर पर प्रयोग दिखाई देता है। आप लोग अपनी राय जरूर कहता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।